जो एडवांस टेक्नोलॉजी आइटम्स है वो तो एडवांस कंट्रीज प्रोड्यूस करते हैं, और जो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी या लो टेक्नोलॉजी आइटम्स है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए छोड़ दिए। अब उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा था कि चीन इतना आगे निकल जाएगा इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजीज और जो लो टेक्नोलॉजीज में, वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा और जिसका असर होगा उनके ऊपर। तो इसलिए जो उनको समझ नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है, तो उसलिए उन्होंने सोचा कि हमें फायदा है, उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिल गए वगैरह। और जब से रूस कमजोर पड़ा तो अमेरिका को और जो एडवांस कंट्रीज को ये क्लियर हो गया कि अब रूस मदद नहीं कर सकता तीसरी दुनिया के देशों को। तो इसलिए उन्होंने पुएंता देल एस्टे में 1987 में सारे नए इश्यूज इंट्रोड्यूस किए। नहीं तो गैट में सिर्फ इंडस्ट्री का ट्रेड होता था, अब उन्होंने एग्रीकल्चर में ट्रेड, सर्विसेज में ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और जो इन्वेस्टमेंट मेजर्स और WTO क्रिएशन और जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म, सारे नए इश्यूज क्रिएट कर दिए उन्होंने। अच्छा, उसका बड़ा अपोजिशन किया डेवलपिंग वर्ल्ड ने, क्योंकि उनको लग गया था कि वो परमानेंटली जो अपनी मोनोपोली चाहते हैं टेक्नोलॉजी आइटम्स में, तो इसलिए उसका अपोजिशन हुआ। तो डंकल ड्राफ्ट आया 1990 में, उसको अपोज किया, लेकिन फिर मार्राकेश में उसको साइन किया अप्रैल 1, 1994 में। और उस समय एडवांस कंट्रीज ने डेवलपिंग वर्ल्ड को बोला कि आइदर यू टेक इट और लीव इट, या तो आप ज्वाइन कर लो और नहीं तो छोड़ दो। पर छोड़ना तो जो संभव नहीं था, क्योंकि उन्हीं कंट्रीज के साथ डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रेड करना था, तो वो बायलैटरली फिर जब कोर्स हो जाते, तो इससे अच्छा सबने सोचा कि मल्टीलैटरल कोर्शन इज बेटर देन बायलैटरल कोर्शन। तो कोर्शन तो होना ही था, लेकिन वो मल्टीलैटरल कोर्शन था, ना कि बायलैटरल कोर्शन। तो इसलिए जो ये सारा हुआ वो अमेरिका के अध्यक्षता में सारा हुआ। यानी कि मैं सियाटल राउंड में जब गया 1999 में, तो तीसरी दुनिया के देश के जो डेलीगेशन थे वो मारे मारे फिर रहे थे कि नेगोशिएशन चल कहाँ रहा है, लेबर पर नेगोशिएशन, एग्रीकल्चर पे नेगोशिएशन, उनको पता ही नहीं लगता था, क्योंकि एडवांस कंट्री सारा मैनिपुलेट कर लेते थे। तो ये जो आज की स्थिति है वो सारी WTO में मैनिपुलेट की गई थी अमेरिका के तहत। तो यानी कि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए नीतियां बनाई, और उन्होंने कहा कि जो हमें मार्केट चाहिए, तो मार्केट के लिए हम थोड़ा बहुत कंसेशन दे देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, जैसे कि कृषि है या जो ऐसी चीजों में भारत को जो कंसेशन मिल गया। लेकिन ओवरऑल तो हमारा मार्केट खुल गया। तो आपने देखा कि 1991 के बाद सारे मार्केट दुनिया में खुल गए। यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट टू GDP का रेशियो होता था 1990 में, वो 7-8% होता था, चीन का 9% होता था, जापान और अमेरिका का 6-7% होता था। तो सभी अर्थव्यवस्था एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था थी, वो अब खुल के 20, 22, 23, 25% पहुंच गया है। तो अर्थव्यवस्था खुल गई है। तो इसलिए जब ये उन्होंने ही ये सब किया है, तो ऐसा नहीं कि अमेरिका के खिलाफ कुछ हुआ है। अमेरिका उस सिचुएशन से कोप नहीं कर पाया, क्योंकि कैपिटलिज्म का क्राइसिस है। ये कैपिटलिज्म के क्राइसिस की वजह से वहां पे जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा, और जॉब जो चीन वगैरह में आ गए हैं, या भारत में आ गए, या मेक्सिको में आ गए। तो अब उसका रोना क्या है? तो मेरा मानना है कि जो लिबरल कैपिटलिज्म का फेज है वो खत्म हो रहा है, और एक हार्ड कैपिटलिज्म का फेज शुरू हो रहा है। इस हार्ड कैपिटलिज्म के फेज में जो ट्रंप साहब है वो सारा कुछ वो करना चाह रहे हैं जो अमेरिका को फायदा पहुंचाए। वहां पे अब कोई सॉफ्टनेस नहीं है। पहले ये था कि भाई वी आर अनइक्वल, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है और जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो अनइक्वल है, और अनइक्वल में हम इक्वल जो चीजें नहीं अप्लाई कर सकते, हमें अनइक्वल कुछ रखना पड़ेगा। इसीलिए कुछ कंसेशन दिए गए थे। अब वो कह रहे हैं नहीं, अब हम कोई कंसेशन नहीं देंगे। वो तो भारत को तो कह रहे हैं टैरिफ किंग है, हम उतना टैरिफ लगाएंगे। अब वो उतना टैरिफ लगाएंगे तो हमारा जो गरीब है, हमारा जो असंगठित क्षेत्र है, हमारा जो कृषक है, वो उससे कैसे कोप करेगा? ये तो ऐसी बात हो गई कि एक बड़ा आदमी एक छोटे बच्चे के साथ कंपीट कर रहा है, वो कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। तो आज जो स्थिति है उससे आगे आने वाले समय में और भयंकर स्थिति हो जाएगी हमारे असंगठित क्षेत्र की और तीसरी दुनिया के देशों की। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है अरुण जी कि आप कह रहे हैं ये क्राइसिस कैपिटलिज्म की है एज ए होल। ये ट्रंप ने जो अभी जो क्राइसिस हम जिसकी बात कर रहे हैं अमेरिका में, ये ट्रंप की निर्मित नहीं है। ट्रंप ने टैरिफ वार शुरू की, उसका असर नहीं है। ट्रंप का प्रशासन धड़ाधड़ छटनियां कर रहा है, उसकी क्राइसिस नहीं है, बल्कि ये क्राइसिस पहले से थी और ट्रंप ने उसको खोल दिया है पूरी तरह से। नहीं, ऐसा कि क्राइसिस है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप देखेंगे कि जब वर्ल्ड बैंक की जो नीतियां थी उनमें भी लोगों को लग गया था कि परेशानी बढ़ेगी, गैर बराबरी बढ़ेगी। इसी ने वर्ल्ड बैंक 1980s में बात करने लगा था कि हमें जो एक सेफ्टी नेट चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी और गरीब होगा उनकी नीतियों के चलते हुए, कैपिटलिज्म के चलते हुए, और गरीबी बढ़ेगी। तो सेफ्टी नेट नहीं होगा तो सोशल एक्सप्लोजन होगा। भारत में भी हमने 2005 के बाद जो सेफ्टी नेट की जो अप्लाया कि जो राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये सारा हमने किया, लेकिन उससे भी क्राइसिस हल नहीं हो रहा था।
और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा था क्योंकि टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो सारी ऑटोमेशन की तरफ है, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा था। तो इसलिए फिर बात हुई कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात वर्ल्ड बैंक करने लगा 2015 से। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब कि जो अनएम्प्लॉयड जो होगा उसके हाथ में भी कुछ पैसा होगा तो डिमांड बनी रहेगी, लेकिन उससे भी बात नहीं बन रही क्योंकि वो बुनियादी जो कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का उससे तो डील नहीं कर रहे। जो अमेरिका में जैसे ब्लू कॉलर वर्कर ने ट्रंप को क्यों सपोर्ट किया, जबकि ट्रंप तो प्रो बिजनेस है, प्रो कैपिटलिस्ट है, पर उन्होंने कहा कि भाई ये तो कह रहा है कि हमें जॉब वापस लाएगा, पर लेकिन जॉब तो वापस आने वाले नहीं है इस तरह से, पर उन्होंने स्लोगन दे दिया। तो जो राइट विंग होता है वो इस तरह के स्लोगन्स देता है, वो लॉन्ग टर्म में नहीं देखता, वो कहता है शॉर्ट टर्म में करेंगे। तो अभी जो ट्रंप साहब कर रहे हैं वो प्योर कैपिटलिज्म का है। उसमें कैपिटलिज्म में ये बात है कि जो सरकार का रोल कम होना चाहिए, तो डॉज का जो उन्होंने जो वो बना दिया जो महकमा एलोन मस्क के अंदर, वो कह रहा है मैं सरकार में कटौती करेंगे, फिर पब्लिक सर्विसेज में कटौती करेंगे, एजुकेशन के क्षेत्र में एजुकेशन का जो सारा डिपार्टमेंट ही खत्म कर देंगे, है ना। तो ये जो है वो प्योर कैपिटलिज्म है। इसमें यह है कि भाई जो प्योरली बिजनेस का हित है उसी को हम रखेंगे, बाकी और कुछ नहीं। तो जो आपने बताया कि जो आज जो ट्रंप साहब कर रहे हैं वो जैसे कटनी कर रहे हैं, छटनी कर रहे हैं, वो जो प्योर कैपिटलिज्म जो अप्लाई कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, है ना, तो उसका मतलब है कि जो अभी तक हो रहा था जो एक सॉफ्ट कैपिटलिज्म वो खत्म हो गया, एक हार्ड कैपिटलिज्म आएगा, और इससे मेरा मानना है क्राइसिस और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या ये जो हार्ड कैपिटलिज्म आ रहा है ये अमेरिका के हित में नहीं है? नहीं, मैं हम अपने अमेरिका के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, बाकी दुनिया पर असर पड़ेगा हम उस पर बाद में आएंगे। लेकिन जो ट्रंप कर रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये ट्रांजिशन फेज है, इसमें थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा सबको, लेकिन इसके बाद एक अच्छा दौर आएगा जब अमेरिका अमीर हो जाएगा, जो मागा का पूरा कंसेप्ट है वो ग्रेट हो जाएगा अमेरिका। क्या आपको लग रहा है कि ये जो फेज है ट्रांजिशन फेज के रूप में हम देख सकते हैं इसको? नहीं, ये ट्रांजिशन फेज नहीं है, ये एक्चुअली एक मतलब शॉर्ट टर्म पॉलिसी है। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी का असर ये होगा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में परेशानी और बढ़ जाएगी। जैसे कि अभी तक हमें पता है कि भाई डिमांड हमें क्रिएट करनी है तो सरकार को खर्च बढ़ाना पड़ेगा। भारत में भी आप देखिए तो डिमांड कम है तो इंडस्ट्री कह रही है कि जो आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी हमने देखा पैंडेमिक के दौरान कि जब डिमांड कम होने वाली थी तो सब सरकारों ने अपना डेफिसिट बढ़ा के खर्चा बढ़ाया, जिससे कि डिमांड क्रिएट हुई। अब अगर आज की स्थिति में जहां पे कि ऑलरेडी दाम बढ़ने वाले हैं क्योंकि आपने टैरिफ लगा दिए, जहां पे कि स्लो डाउन ऑलरेडी हो रहा है, वहां पे आप कटौती करेंगे लाखों जो जॉब्स की तो डिमांड और कम हो जाएगी। जब वो आप जो एजुकेशन हेल्थ वगैरह में आप खर्च कम करेंगे तो डिमांड और कम हो जाएगी। तो इससे जो डिमांड कम होगी तो डिमांड की जो समस्या है जिसकी वजह से बेरोजगारी हो रही थी वो डिमांड की समस्या और बढ़ जाएगी। जब वो और बढ़ जाएगी तो परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए शॉर्ट टर्म नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड क्रिएट आप कर रहे हैं, जिससे कि दुनिया में अमेरिका में तो परेशानी बढ़ेगी पर दुनिया में भी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि जब सब जगह टैरिफ लगाएंगे क्योंकि रिटेलिएशन होगा। जैसे कनाडा रिटेलिएट कर रहा है, चीन रिटेलिएट कर रहा है, मेक्सिको ने अभी अनाउंस नहीं किया पर मेक्सिको ने भी कहा है कि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। भारत को शायद मतलब अभी जो टैरिफ नहीं लगाए हैं उन्होंने, पर भारत पे भी हो सकता है, कह रहे हैं कि 2 अप्रैल के बाद टैरिफ लगाएंगे। तो भारत क्या करेगा ऐसी स्थिति में? भारत को भी शायद टैरिफ लगाना पड़ेगा। दुनिया में जब सब जगह टैरिफ लगने शुरू हो जाएंगे तो सब जगह इन्फ्लेशन तेज होगा और सबको अपनी अंदरूनी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जो एक वो हुआ था ग्लोबलाइजेशन वो रिवर्स हो रहा है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन में कैपिटल को तो बहुत फायदा हुआ लेकिन लेबर तो परेशान हो गया क्योंकि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी हुई, वहां पे जब वेजेस नहीं बढ़ी तो गैर बराबरी बहुत तेजी से बढ़ी। तो ग्लोबलाइजेशन का असर ये हुआ था कि जब एक गैर बराबरी बढ़ी और जो लेबर को जो वो परेशानी हुई, उसकी वजह ये थी कि जो ग्लोबलाइजेशन में कैपिटल बहुत तेजी से मूव करता है। 80 टैक्स हेवन है तो कैपिटल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रोज मूव करते हैं। तो वो एक अपनी जो नीतियां हैं वो कंसेशन लेना है वो कंसेशन ले लेता है। लेबर की मोबिलिटी नहीं है तो लेबर कंसेशन नहीं ले पाता है, तो लेबर को जो परेशानी हो जाती है। अब जो डीग्लोबलाइजेशन होगा उसमें भी लेबर को परेशानी होगी क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक सर्विसेज थी, जो मतलब एक गरीब आदमी को जो सपोर्ट होनी चाहिए थी, वो सारा खत्म हो जाएगा क्योंकि आप जो एक प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलाएंगे तो वहां पे गैर बराबरी और तेजी से बढ़ेगी। तो इसलिए डीग्लोबलाइजेशन से भी जो लेबर को परेशानी होगी, वर्कर को परेशानी होगी, और ग्लोबलाइजेशन में तो परेशानी थी, उसकी परेशानी नहीं जाएगी। कैपिटल को जो फायदा होगा टेम्पररी, और फिर उसके बाद जब परेशानी अर्थव्यवस्था की बढ़ेगी और रिसेशन की तरफ अर्थव्यवस्था जाएगी। जी,
तो अरुण जी, ये जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हम अगर टैरिफ लगाएंगे तो $100 बिलियन हमारी बचत होगी। फिर ये कह रहे हैं कि हम नेटो में जो इन्वेस्ट कर रहे थे, जो पैसा दे रहे थे, वो हम नहीं लगाएंगे, हमारे पैसे बचेंगे। यूक्रेन वॉर में हम जो खर्च कर रहे थे, वो बचेंगे। तो ये जो अब मतलब पूरा ध्यान अमेरिका पर है, हम दुनिया के बारे में अब सोचना बंद कर देंगे। क्या इससे वो मैनेज कर पाएंगे ये जो क्राइसिस डेवलप हो रही है अमेरिका में? देखिए, अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसको आइजनहावर साहब ने कहा था 1959 में कि अमेरिका इज रन बाय द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो वहां पे डिफेंस प्रोडक्शन बहुत मायने रखता है। आप जब डिफेंस प्रोडक्शन कम करेंगे तो ऑलरेडी रिसेशनरी कंडीशन में और ज्यादा रिसेशन होगा। तो दुनिया के लिए अच्छा होगा कि यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए, पैलेस्टाइन में जो जेनोसाइड चल रहा है वो खत्म हो जाए, है ना, ये सब अच्छी बात है। लेकिन अगर आप प्योरली अमेरिकन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पे जब आपका आर्मामेंट का सेल कम हो जाएगा, आपका ये सब होगा, तो उससे जो आपके जो अंदरूनी डिमांड है वो और कम होगी। तो जो सेविंग होती है, सेविंग डिपेंड करती है आपके जब कितना जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो फिर जो और प्रॉब्लम होगी। और जो मिलिट्री हार्डवेयर होता है वो क्या होता है, देखिए, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से मशीन बनती है, और मशीन बनने से आपका उत्पादन बढ़ता है, तो आपकी डिमांड की समस्या होती है। लेकिन जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको बताया गया है थ्योरी में कि ये ऐसी मशीन है जिसको कि हम डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। वो हम टैंक बनाते हैं, टैंक डिस्ट्रॉय हो जाता है, एरोप्लेन बनाते हैं, एरोप्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उस मशीन से उत्पादन नहीं होता, लेकिन डिमांड बनी रहती है। तो ये जब आप जब मिलिट्री जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को आप जो डिमांड कम कर देंगे तो उसका असर यही होगा कि डिमांड में और ज्यादा परेशानी आ जाएगी, है ना। इसका मतलब जी। ये नहीं कि हमें युद्ध करना चाहिए, हमें डिमांड जनरेट करने के लिए वर्कर्स की सैलरी बढ़ानी चाहिए, उनकी वेजेस बढ़ानी चाहिए, वगैरह वगैरह, है ना। तो उसको ना करके जो कैपिटलिस्ट है वो अपना प्रॉफिट ज्यादा देखता है, वो जो वर्कर की वेजेस नहीं बढ़ाता है। तो इसलिए जो जी। कैपिटलिज्म का क्राइसिस है वो भी एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से और वॉरफेयर से थोड़ा सा रुका रहता है। अब वो आप कम कर देंगे तो और ज्यादा परेशानी जो है अमेरिका में हो जाएगी। ये कहा जा रहा है कि ये ट्रम्प जो कुछ कर रहे हैं उसका एक मकसद ये भी है कि चीन को नियंत्रण में करना है, चीन को पीछे धकेलना है, इकोनॉमिकली उसको नुकसान पहुंचाना है। लेकिन एक दूसरा तर्क ये आ रहा है कि जो कुछ भी ट्रम्प कर रहे हैं उससे अंततः चीन को फायदा होने जा रहा है, और हो सकता है भारत को भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। इसमें नहीं, कितनी सच्चाई? ये तो बिल्कुल सही बात है कि चीन से अमेरिका घबराया हुआ है। इसीलिए पिछले आप देखिए तो ट्रम्प के पहले दौर से वो चीन को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। चीन अब दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन गया है और टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से एडवांस कर रहा है। और इसीलिए उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हब बना है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस किया है। उसने लो टेक्नोलॉजी और इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी से शुरू करके हाई टेक्नोलॉजी में आ गया है। यानी कि यहाँ पे एआई वगैरह में आ चुका है। वो मतलब जो 5G जो है उसका बेस्ट वो हुआवेई का जो उनकी टेक्नोलॉजी है। तरह तरह से भारत में भी अगर आप देखें तो हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं भारत में। चाहे एक तरफ एपीआई फॉर फार्मास्यूटिकल आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ पतंग का मांझा आ रहा है और जो गणेश की मूर्ति और दिवाली लाइट। तो उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत जबरदस्त हो गया है। उसको रोकने के लिए अब अमेरिका ने क्या किया है कि जो वहां पे सॉफ्टवेयर वाले लोग थे उनको 3 साल पहले से वापस बुला लिया है, जिससे कि टेक्नोलॉजी में और आगे ना बढ़ पाए। और जो उनको जो चिप सप्लाई होती थी उस पर भी पाबंदी लगा दी है। अभी जो जीपीयूज होते हैं जिससे आप एआई का डेवलपमेंट करते हैं, वो वाली चिप्स पे भी उन्होंने पाबंदी लगा दी है, जिससे कि चीन आगे। तो चीन से तो घबराया हुआ है अमेरिका, बल्कि सारा मुझे लगता है कि पश्चिमी देश जो है एडवांस कंट्रीज, वो काफी हद तक चीन से घबराए हैं कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो नंबर 1 ना हो जाए दुनिया में। डीप सीक क्योंकि आने के बाद और भी घबराहट उनकी बढ़ गई है कि ये तो क्या हो गया। जी। हाँ, मतलब कि उनको इतनी उम्मीद नहीं थी, पर वो एआई में अमेरिका के बाद नंबर 2 तो चीन ही है। जितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितने पेपर्स वहां से आ रहे हैं, रिसर्च हो रही है एआई वगैरह पे, उतना और कहीं नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो वो घबराहट है उनमें, क्योंकि अब एरोस्पेस में भी वो आगे चले गए हैं। वो एक इंटरनेशनल स्टेशन भी सेटअप कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका और जो एडवांस कंट्रीज ने इंटरनेशनल स्टेशन सेटअप किया था, जो कि अब खत्म हो जाएगा, लेकिन चीन का स्टेशन हो जाएगा। उन्होंने मून पे भी लैंड कर दिया और डार्क साइड ऑफ मून पे किया, जहां पे कि और किसी ने पहले डार्क साइड से मतलब जो पीछे वाला हिस्सा है जो हमारे से, वहां पे भी लैंड कर लिया। तो मतलब उनकी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। तो इसलिए जो उनको रोकना इस समय वो है। लेकिन आप देखें तो ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं,
एक एक देश से अलग अलग बार्गेन कर रहे हैं। यानी कि पहले चीन से एक तरह से जो उनको टैरिफ वगैरह लगा दिया, फिर जब बार्गेन कर रहे हैं एक तरफ मेक्सिको से, एक तरफ जो है कनाडा से, फिर वो इंडिया से अलग बार्गेन कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि बाकी सारे देश गुट मिला के जब सब एक साथ हो जाए, क्योंकि अगर बाकी सारे देश एक साथ गुट मिला के एक साथ हो जाते हैं तो आपस में ट्रेड कर सकते हैं और अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। तो वो नहीं होने देंगे। और जो खासकर उन्नत देश हैं, जो एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं यूरोप की, वो चीन के साथ अभी जो गठबंधन नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको जो खतरा नजर आता है वहां पे। तो इसलिए अगर हम लोग अलग अलग लड़ेंगे तो उसका किसी को फायदा नहीं होगा। अगर हम सब साथ होके जो उसको लड़ेंगे, अमेरिका का जो कन्फ्रंटेशन है, तो उससे हम सबको फायदा होगा। तो चीन को भी तभी फायदा होगा जब कि बाकी देश उसको ट्रस्ट करें। लेकिन इस समय चीन का जो ट्रस्ट है बाकी देशों में, वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि चीन ने बहुत एग्रेसिवली किया, जैसे भारत के साथ एग्रेसिवली किया, साउथ चाइना सी में किया, क्वाड है वहां पे, इसीलिए सेटअप किया क्योंकि ये देशों को खतरा नजर आता है कि चीन बहुत तेजी से एडवांस कर रहा है। उसी तरह जैसे वन बेल्ट वन रोड जो वो उनका प्रोग्राम है, जिससे चीन अपने आप को सारी दुनिया से, अफ्रीका तक से अपने को कनेक्ट कर रहा है। लैटिन अमेरिका में वो अपना जो फैल गया है, ब्राजील से ट्रेड जबरदस्त है, मेक्सिको से जबरदस्त है। तो वो जो सारा है, तो चीन को तभी फायदा होगा जबकि वो सबका जो गठबंधन बना ले। अगर वो सबका गठबंधन नहीं बनता है तो उसके लिए ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। क्या ब्रिक्स के जरिए ये वो हासिल कर सकता है? ब्रिक्स के जरिए वो कर सकता है, लेकिन अभी ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रिक्स तो एक अपना मतलब गठबंधन है, वो तो ठीक है, लेकिन वो ब्रिक्स के देश हैं, वो यूरोप से भी ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिका से भी ट्रेड कर रहे हैं। अगर चीन का एश्योरेंस होगा कि वो किसी के ऊपर हावी नहीं होगा, तो हो सकता है कि वो गठबंधन और ज्यादा सुदृढ़ बने। और जितना गठबंधन बढ़ेगा तो अमेरिका को कन्फ्रंट करने में आसानी होगी। लेकिन ट्रंप जो है वो कोशिश में ये लगे हुए हैं कि वो एक एक से डील करें, क्योंकि उन्होंने ईयू को भी थ्रेटन किया कि हम आपके ऊपर भी करेंगे टैरिफ वगैरह, लेकिन अभी तक किया नहीं। भारत को भी बार बार थ्रेटन कर रहे हैं, पर अभी तक किया नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी नेगोशिएशन चल रहा है। वो तो यहां तक उन्होंने कह दिया कि भारत ने एग्री कर लिया कि वो अपने टैरिफ कम कर देगा, लेकिन हमारे हमारे जो जानकार लोग हैं, जो मिनिस्ट्री में हैं, वो कह रहे हैं अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो लेकिन वो अलग अलग सबसे बार्गेन करके अलग अलग वो कोशिश करेंगे कि वो करें जिससे कि गठबंधन ना हो पाए। तो चीन को भी एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी कि किस प्रकार से वो दुनिया में एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश करके और एक गठबंधन बने, जिससे कि हम लोग आपस में जो पहले की तरह ट्रेड था वो करते रहें, और अमेरिका अगर अलग होना चाहता है तो अलग रहे। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.